हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बीएससी पार्ट सेकंड है बॉटनी का जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है उसमें मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण यह आज का अपना टॉपिक है। कि सजीवों को वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बारे में अपन ने थोड़ा पिछली वीडियो में बता दिया था और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है पादप खनिज पोषण की अध्ययन की विधियाँ। तो पादप खनिज पोषण की अध्ययन की विधियों में अपन ने पहली विधि का अध्ययन कर लिया था, पादप भस्म विश्लेषण विधि। पादप भस्म विश्लेषण विधि कि इस विधि के द्वारा पादपों में उपस्थित पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि पादपों को वृद्धि और विकास के लिए किस प्रकार से कौन से पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, उनका कौन कौन से पोषक तत्व पादप में उपस्थित होते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये पादप खनिज पोषण विधि अध्ययन की विधियों का वर्णन किया, जिसमें पहली विधि थी पादप भस्म विश्लेषण विधि। इसमें पादप को मूल रूप से जड़ से उखाड़ा जाता है और धोके फिर उसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में उसमें से जल के अणु निकल जाते हैं, जिससे उसका शुद्ध शुष्क बाहर ज्ञात कर लिया जाता है। फिर शुष्क पादप को विशिष्ट प्रकार की जो भट्टियाँ होती हैं उन भट्टियों में उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद में जो ये क्रिया जो प्रक्रिया होती है 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये विशेष प्रकार की विशिष्ट भट्टियाँ होती हैं। तो उन भट्टियों में इसको 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और ये प्रक्रिया जो है ये कहलाती है भस्मीकरण। और भस्मीकरण के बाद जो राख बचती है, राख बनती है, उस राख में उन पोषक तत्वों का अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये विधि तो अपन ने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब जो नेक्स्ट विधि है वो आज की जो विधि है वो है रेत संवर्धन। दूसरी सेकंड विधि है रेत संवर्धन, सैंड कल्चर। देखो रेत संवर्धन क्या होता है कि रेत ली जाती है और उस रेत में कोई भी पोषक तत्व न हो, इसलिए उसको पहले उपचारित किया जाता है। रेत ली जाती है, रेत को किसी पात्र में भर लिया जाता है। पहले रेत को अच्छी तरीके से पानी से धोया जाता है, फिर उसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए उसकी जो बेस प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, बेसल प्रकृति को दूर करने के लिए फिर उसको HCl अम्ल से उपचारित किया जाता है, जिससे उसकी उदासीन प्रकृति हो जाए। क्योंकि क्षारीय प्रकृति को उदासीन करने के लिए अम्ल से उसको प्रक्षालित किया जाता है, धोया जाता है। तो धोने के बाद में वो जब उदासीन प्रकृति की हो जाती है फिर उसको किसी एक चीनी मिट्टी के गमले में भर दिया जाता है और उसके बाद उसको HCl और ऑक्जेलिक अम्ल से 15 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर उसको बिल्कुल शुद्ध कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी पोषक तत्व मृदा में नहीं होने चाहिए। फिर इसको जैसे अपन चीनी मिट्टी के गमले में इसको भरेंगे, चीनी मिट्टी के गमले में भर के और उसमें एक पादप लगा दिया जाता है। और एक गमला लिया, गमले में चीनी मिट्टी का गमला है, चीनी मिट्टी का गमला लेके इसमें जैसे अपन एक पादप लगाया, पादप लगा दिया और इस पादप में ये पहले से ज्ञात तत्वों कि भाई पौधों के कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उन पोषक तत्वों से बना हुआ एक विलयन तैयार किया जाता है। विलयन घोल तैयार किया जाता है और उस घोल में वो सारे पोषक तत्व रखे जाते हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर उसको प्रतिदिन उस पौधे में उस विलयन में से उन पोषक तत्वों की एक लिमिट की मात्रा उस
मिट्टी के अंदर डाली जाती है और मिट्टी के अंदर पौधे की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा उन पोषक तत्वों का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। यदि भली प्रकार से सभी पोषक तत्व उस पादप को मिलते रहे तो पादप की वृद्धि और विकास सही होता रहेगा। भाई यदि जैसे जो अपन ने विलयन बनाया है उस विलयन में सभी पोषक तत्व यदि प्रचुर मात्रा में, एक लिमिट की मात्रा में, सही मात्रा में उपस्थित हैं तो उस पादप को वो सारे पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध, क्योंकि ऑलरेडी मृदा में कोई पोषक तत्व नहीं था, केवल मात्रा अपन घोल में पोषक तत्व उपस्थित बनाए रखें। फिर क्या करते हैं, एक तो ये पादप था जिसको सही पोषक तत्वों युक्त यदि विलयन का घोल लगातार एक समय, निश्चित समय के बाद यदि उनको देते रहे तो पौधे की वृद्धि विकास होता रहेगा। अब दूसरा पादप लेके और उस गमले में कुछ एक या दो पोषक तत्वों की, एक या दो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रखी जाए और फिर उस पौधे को सिंचित किया जाए। जैसे भी ये पौधा है, इस पौधे में मान लीजिए कोई एक पोषक तत्व नाइट्रोजन है, कार्बन है और कोई सा भी पोषक तत्व है। अब यदि कोई ये पोषक तत्व उसे विलयन में या तो कम रख दिया जाए या उसकी मात्रा को अधिक बढ़ा दिया जाए, जो उसकी लिमिट की मात्रा के अनुसार चाहिए थी उसकी मात्रा से यदि एक तो उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या फिर उसकी कमी रख दिया जाए, तो उस पादप में उसकी कमी के कुछ जो लक्षण हैं वो उसमें प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अपन इसमें ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्लांट्स की सही वृद्धि और विकास के लिए, पौधे की सही सुचारू रूप से वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसका अध्ययन अपन रेत संवर्धन विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो ये थी रेत संवर्धन विधि और इसको एक या अधिक खनिज तत्वों की कमी या अधिकता रखे और उसका अपन अध्ययन कर सकें तो ये अपूर्ण पादप कहलाते हैं। और इन पादपों में न्यूनता के लक्षण उसके या अधिकता के लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन रेत संवर्धन विधि में के द्वारा भी पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन कर सकते हैं कि पादपों की सही वृद्धि और विकास के लिए कौन से खनिज पोषक तत्व चाहिए और कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए। यदि उसकी मात्रा अपन बढ़ा देंगे तो भी उसके ऊपर उसका क्या पड़ जाएगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके ऊपर अपन ने उसकी मात्रा बढ़ा दी तो भी उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अधिकता के लक्षण उसमें प्रकट हो जाएंगे जैसे भी पादप। अब देखो रेत संवर्धन विधि में कुछ कमियां भी हैं, कठिनाई हैं। रेत, पहले इसको जो दोबारा से देख लो थोड़ा सा, रेत संवर्धन विधि। रेत संवर्धन विधि में या इस विधि में रेत या बालू ली जाती है और इसको लेके रेत को अच्छी तरीके से धोया जाता है और उसकी अम्लता को दूर करने के लिए क्षारीयता को, उसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए HCl अम्ल से उपचारित किया जाता है, जिससे मृदा उदासीन प्रकृति की हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, फिर अम्ल को निकालने के लिए बार बार, अब जैसे अम्ल
अपन ने अम्ल से इसको उपचारित कर दिया, क्षारीय तक दूध। तो अम्ल को निकालने के लिए, अम्ल को निकालने के लिए रेत को बार बार धोया जाता है। अब जैसे उसको अपन बार बार निक्षालित करेंगे, बार बार उसको जब धोएंगे तो उसमें से अम्ल बाहर निकल जाएगा, अन्य जो कुछ पोषक तत्व बचे वो सारे उस मृदा से बाहर निकल जाते हैं और फिर उसको HCl और ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति में 15 एटमॉस्फेयर दाब पर उसको एक गमले में चीनी मिट्टी के, इसके बाद मृदा को एक चीनी मिट्टी के गमले में भर दिया जाता है। चीनी मिट्टी के गमले में भर दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसमें एक पादप है, उसमें एक पादप लगा दिया जाता है। पादप लगा दिया जाता है और पहले जानकारी के अनुसार पोषक तत्वों का घोल बना लिया जाता है या विलयन बना लिया जाता है। ठीक है, उनका क्या करेंगे, घोल बना लेंगे और घोल बना के उस प्लांट्स को सही तरीके से, जैसे अपने गमले में ये एक पादप लगा दिया, पादप लगा के और उस पादप में गमले में अपन ने रेत भर दी, उदासीनी कर जो रेत थी उसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं था, और फिर उस घोल में से जो अपन ने घोल बनाया है, विलयन बनाया है, उस विलयन की एक निश्चित मात्रा समय समय पर इस पौधे को अपन डालते रहें तो ये पौधा सही सुचारू रूप से अपनी सही वृद्धि करता रहेगा, पौधा सही ग्रोथ करता रहेगा, जिससे जो पोषक तत्व उस पौधे को चाहिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, दोबारा से फिर एक कोई दूसरा पादप उस गमले में लगाते हैं रेत, और उसमें फिर क्या करते हैं आगे, उसमें जैसे अपन दूसरा जो विलयन घोल बनाए उसमें या तो कुछ पोषक तत्वों की मात्रा अधिक रख दें, अधिक मात्रा या न्यून मात्रा को या तो उसमें बढ़ा दें विलयन में, कुछ पोषक जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटेशियम है, कुछ पोषक तत्वों की मात्रा या तो उसमें घटा दें या बढ़ा दें, और जब उस पौधे को सींचा जाए उस विलयन से तो उसमें क्या होते हैं, उस पोषक तत्व की कमी या अधिकता के लक्षण उस प्लांट्स में उसके लक्षण हैं जो प्रकट होना प्रारंभ से, नाइट्रोजन की वृद्धि या अधिकता है तो पादप की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, पत्तियों में गहरा हरा रंग आ जाता है। तो ये उसके कुछ विशेष लक्षण या न्यूनता के अधिकता के कुछ जो लक्षण हैं। अब कौन से तत्व के कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, कमी के लक्षण क्या हैं, अधिकता के लक्षण क्या हैं, ये इसमें अपन थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे। अभी तो अपन केवल खनिज पोषण की अध्ययन की विधियों का वर्णन कर रहे हैं। जो ये थी सैंड कल्चर विधि, रेत संवर्धन विधि। अब इस विधि की थोड़ी सी एक कमी यह है कि रेत जो होती है, रेत की जल धारण क्षमता कम होती है। रेत संवर्धन की या रेत संवर्धन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं।
कठिनाइयाँ आती हैं कि रेत संवर्धन विधि है। अब इस विधि को अध्ययन करने के लिए अपन ने जैसे अध्ययन किया वही इस तरह से रेत को उपचारित किया, उपचारित के बाद में उसको गमले में, तो उसके में कुछ कठिनाई आती हैं कि रेत की जल धारण क्षमता, रेत की जल धारण क्षमता कम होती है, कम होती है, इसलिए पादप को बार बार सिंचित करना पड़ता है, क्योंकि रेत में जल धारण की क्षमता कम होती है। रेत में कुछ समय तक ही जल रुक पाता, क्योंकि रेत के कण मोटे होते हैं, जिसके कारण जल्दी जल वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए वो पादप सूख जाता है। इसलिए पादप को सिंचाई करने के लिए जल्दी जल्दी या बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है, दूसरा कारण क्या होता है कि रेत का जो टेम्परेचर है, रेत का तापमान शीत ऋतु में कम और ग्रीष्म ऋतु में अधिक हो जाता है। भाई रेत है, रेत की एक विशेष खासियत होती है कि रेत जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, इसीलिए रेगिस्तानी जो प्रदेश हैं वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में अधिक और सर्दियों में कम होता है। तो रेत का शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में उसका तापमान अधिक हो जाता है, इसलिए जड़ों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ आपने पादप खनिज पोषण की दो विधि करा दी, सैंड कल्चर और एनालिसिस ऑफ प्लांट एस पादप भस्म विश्लेषण। ये दो इस प्रकार की संवर्धन विधियां हैं जिनके द्वारा अपन ये पता लगा सकते हैं कि पादप को वृद्धि विकास के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से कौन कौन से पोषक तत्व उसमें आवश्यक है। तो इसका अध्ययन करने के लिए ये दो विधियां बताई थी कि पादप भस्म विश्लेषण विधि, पादप भस्म विश्लेषण विधि में उसकी जो राख बनती है, भस्म जो बनती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ CO2, H2O, CH4, N2, ये इस प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ है वो तो वाष्पीकृत हो जाते हैं और जो अकार्बनिक पदार्थ जो कुछ बचते हैं उनमें से उन पोषक तत्वों का, उस राख में से उस पोषक तत्वों का अध्ययन कर लिया जाता है। और रेत संवर्धन विधि में अपन जो घोल बनाते हैं, जो विलयन बनाते हैं, उसमें पहले ज्ञात होना चाहिए कि इस प्लांट्स की वृद्धि और विकास के लिए कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में आवश्यक हैं, उसी की मात्रा के अनुरूप एज इट इज उसका एक घोल बना लिया जाता है, एक विलयन बना लिया जाता है और उस विलयन में से उसकी सिंचाई की जाती है, उसकी जड़ों में उसको एक समय, निश्चित समय सीमा के अनुसार उसकी जड़ों में उसको डाला जाता है, जिससे वो आयनों के रूप में उन पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधा अपनी वृद्धि और विकास सुचारू रूप से करता रहे। तो इस प्रकार से ये दोनों विधियों के द्वारा पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन कर सकते हैं। आज का तो अपना वीडियो बस इतना ही है, बाकी आगे अपन अगले उसमें कि कौन सा पोषक तत्व यदि उस प्लांट्स को अधिक मात्रा में मिल जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि उस प्लांट्स में उस पोषक तत्व की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अधिकता और न्यूनता के लक्षण और उसके कमी के प्रभाव के अध्ययन अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।